नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2019 से जून 2022 तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। एनसीपी और कांग्रेस उनके सहयोगी दल थे, यानी एमवीए की सरकार थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है मराठा आरक्षण को लेकर के, वो खत्म करने का फैसला है। 2019 से 2022 जून तक पूरे महाराष्ट्र में कहीं कोई मोर्चा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई आंदोलन नहीं, कोई नाराजगी नहीं, किसी तरह का दिखावे के लिए भी कोई बयान नहीं। जून 2022 में परिवर्तन होता है, उद्धव ठाकरे आउट होते हैं, यानी एमवीए की सरकार का पतन होता है और शिवसेना उद्धव ठाकरे में टूट फूट होती है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी होती है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं और होम मिनिस्ट्री उनके पास होती है, यानी प्रदेश की पुलिस देवेंद्र फडणवीस के पास होती है। बाद में एक और घटनाक्रम होता है, एनसीपी में भी टूट होती है। भतीजे साहब जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अचानक पता लगता है कि साहब कहीं कोई धरना शुरू किया गया है। अब ये धरना देने वाले कौन हैं, किसके आदमी हैं, किसके द्वारा बैठाए गए थे, ये तो अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन ये मराठा आरक्षण को लेकर के धरना हुआ। उनके स्वास्थ्य खराब होने की बात आई तो पुलिस, प्रशासन, सरकार इन सब का चिंतित होना स्वाभाविक था। उनको उठाने की कोशिश की गई, अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश की गई। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि वहां बल प्रयोग की सूचना आई पुलिस के जरिए। उसमें फिर आप जानते ही हैं कि किस किस तरह के तत्व शामिल हो जाते हैं और वो मौके का हमेशा फायदा उठाते हैं। आगजनी हुई, लाठीचार्ज हुई, जो पैलेट गन्स होती हैं या रबर की गोलियां होती हैं वो चलाई गई। कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ गिरफ्तार होते हैं, कुछ के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है। और उसके बाद वहाँ जैसा हमेशा और हर राज्य में होता है, सत्तारूढ़ दल को खलनायक बनाने के लिए, किसी को निशाने पर लेने के लिए जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है वो महाराष्ट्र में इस समय चालू है। जालना की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की जा रही है और पूछा जा रहा है कि जनरल डायर कौन है, किसके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ और गोली चलाई गई, तमाम चीज़ें। हालांकि एसपी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है, इसके बावजूद राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। अश्विन अघोर साहब, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अश्विन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो जालना में जो कुछ हुआ है, इसमें 2024 की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा। ये मराठा आरक्षण का जो मामला है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा इस बात की। जी जी। अब ये मराठा आरक्षण का जो मामला है ये अभी का नहीं है, अभी नया नया मामला नहीं है। ये 40-45 साल पुराना मामला है। मराठा समाज जो है महाराष्ट्र का, भले ही वो वॉरियर कम्युनिटी है, रूलर रहे हैं, मतलब शासक रहे हैं, जितने भी राजा महाराजा थे सब मराठा थे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू और बाकी सब। लेकिन आज परिस्थिति ये है, ऐसा इन लोगों का दावा है, मतलब मराठा समाज के जो नेता है, मराठा समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका ये दावा है कि इतने सालों के बाद जनसंख्या बढ़ी है, तादाद बढ़ी है लोगों की, तो हमारे समाज में भी
कुछ आर्थिक कठिनाइयां आने लगी है, जिसके चलते हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनको अच्छे कॉलेज में भेज नहीं पाते, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। और पिछले कुछ सालों में हमारा समाज इन सब चीजों की वजह से पिछड़ गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये क्यों बोलते हैं कि हम लोग पिछड़ गए हैं। मान के चलिए एक फैमिली है जिसके पास 10 एकड़ खेती है, उसमें माँ बाप है और 3 बच्चे हैं। आगे चल के इस जमीन के 4 हिस्से बनेंगे, 2.5 एकड़ का हिस्सा हर एक के हिस्से नाम पे आएगा। फिर उन बच्चों के बच्चे होंगे, उसके पास जो 2.5 एकड़ जमीन आई है वो और उसके हिस्से बनेंगे। तो इस प्रोसेस में मराठा समाज जो है महाराष्ट्र का, फाइनेंशियली बैकवर्ड हो गया है। 35-40 सालों से, जैसा मैंने कहा, मराठा समाज की ये डिमांड है कि हमें आरक्षण दिया जाए, शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 35-40 सालों से अगर हम देखें तो मैक्सिमम 2 या 3 मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो मराठा नहीं थे, बाकी सब मराठा मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जिनमें से एक शरद पवार खुद है जो 4 बार सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के। सवाल अब यह है कि अगर पिछले 40 सालों से, 35 सालों से एक समाज आरक्षण मांग रहा है, यह कह रहा है कि हम लोग बैकवर्ड है, हम पिछड़े हैं, हमें आरक्षण की जरूरत है, ये लोग शरद पवार के समाज के ही है। शरद पवार भी मराठा, आरक्षण मांगने वाले भी मराठा, जिनके नाम पर शरद पवार ने 50-55 साल अपनी राजनीति की है, उन्हीं लोगों को उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने मुख्यमंत्री पद के चलते आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों उन्होंने हमेशा मराठा समाज का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, खुद के फायदे के लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि 95 तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। 95 से 2000 तक मान के चलिए बीच में एक 4.5 साल का एक पैच था जिसमें शिवसेना भाजपा की सरकार थी। उसके बाद फिर कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई जो 2014 तक थी। 2014 से लेके 2019 तक भाजपा और शिवसेना की सरकार फिर से बनी थी। देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री थे। अब जितने साल शरद पवार सत्ता में थे, मराठा समाज की तरफ से एक भी आंदोलन नहीं हुआ, ना कोई धरने पे बैठा, ना किसी ने कोई मोर्चा निकाला, ना किसी ने अनशन किया। जैसे ही 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र के हर शहर में, हर बड़े शहर में मोर्चे निकलने शुरू हो गए और दावे ये किए गए कि इस मोर्चे में 30 लाख लोग थे, 35 लाख लोग थे, 40 लाख लोग थे। उन मोर्चों में, मतलब जो रैलीज निकलती थी, उनमें सिस्टमैटिक तरीके से एक कोरियोग्राफ्ड पूरी बातें होती थी। कुछ लड़कियां होती थी जो पूरा भाषण बाय हार्ट करके आती थी, रट के आती थी, लोगों के सामने बड़े जोश में वो भाषण देती थी। फिर उसके बाद वो लोग, उनका एक डेलीगेशन जाता था कलेक्टर के पास, कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया जाता था और ये लोग निकल जाते थे। ऐसे कई सारे मोर्चे महाराष्ट्र में उन दिनों में निकले थे जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक भी बार, एक भी मोर्चे में कोई भी गलत घटना नहीं हुई। 25 लाख 30 लाख लोग एक जगह जमा होते थे, मोर्चे निकलते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, वहां पे भाषण होते थे, नारे लगाए जाते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कभी सामने नहीं आया। किसी ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, किसी ने एक पत्थर तक नहीं उछाला। यह सब चलता रहा 2017 तक। 2017 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए एक
स्टडी किया और उसका प्रोसेस स्टार्ट किया। 2018 में मराठा समाज को आरक्षण दिया गया, जो हाईकोर्ट में भी मतलब वो स्टैंड किया वो डिसीजन, वो जो कानून सरकार ने बनाया था, इट स्टूड इन द हाईकोर्ट ऑल्सो। उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब बीच में सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे की सरकार आई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई, फिर शरद पवार सत्ता में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था मराठा आरक्षण का, सब भूल गए। उस पूरे सुनवाई के दौरान, पूरे हियरिंग के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जो किया, वो मतलब उसको अगर मैं बताऊं आपको तो आप भी सोचेंगे कि हाउ कुड, मतलब सरकार कैसे ऐसा कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे मुकुल रोहतगी, जब वो सॉलिसिटर जनरल थे। उनकी सिचुएशन कोर्ट में ऐसी होती थी कि हियरिंग है, दोनों पक्ष के वकील खड़े हैं, जज मुकुल रोहतगी साहब को पूछ रहे कि आपको क्या कहना है। ये बोलते हैं कि सर आई डोंट हैव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब वकील को कोर्ट में क्या कहना है, कोर्ट में क्या बोलना है, अपना क्या मुद्दा रखना है, यह बताया ही नहीं जाता था। एक दिन तो ऐसा आया कि मुकुल रोहतगी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने भरी सुनवाई में कोर्ट को बोल दिया कि सिंस आई एम नॉट गेटिंग एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट, आई एम नॉट गेटिंग एनी कोऑपरेशन फ्रॉम द क्लाइंट, आई एम क्विटिंग, और केस छोड़ के निकल गए। इतना सब कुछ हुआ। और पता एडजर्न इतनी बार हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट में, एडजर्नमेंट की वजह क्या हो सकती है? कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में एडजर्नमेंट की वजह क्या हो सकती है? डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, जो एफिडेविट्स आप फाइल कर रहे हो उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं है, उस पर डेट नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इतनी छोटी छोटी गलतियां कोई करता है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में मान सकते हैं कि चलो ठीक है, कोई ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, लेकिन यहां तो दिल्ली तक जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए। वकील की फीस लगती है, आने जाने का खर्चा लगता है, और इतने छोटे छोटे वजहों से हियरिंग एडजर्न हो जाते थे। और इस पूरे दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर इतने सारे स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, फिर भी इनको कोई शर्म नहीं आई। उद्धव ठाकरे आज बोल रहे हैं कि मैं जब सीएम था तब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं मराठा लोगों के नेताओं से मिलता था, उनके डेलीगेशन से मिलता था। क्या फायदा लोगों से मुंबई में मिलके? दिल्ली में जो आप कर रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप यहां किसी से मिलो ना मिलो अलग बात है, नहीं मिलोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कम से कम अपनी बात तो सही तरीके से रखो, वहां आपका सीरियसनेस दिखता है। और जो सरकार ने, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने, उद्धव ठाकरे के सरकार ने जो सब कमेटी बनाई थी कैबिनेट की, उसके चेयरमैन थे अशोक चव्हाण, वो भी खुद मराठा है। उन्होंने कुछ किया नहीं, ना सरकार ने कुछ किया, ना शरद पवार ने कुछ किया, और आज यही लोग सरकार को गाली दे रहे हैं कि 2 दिन में आप मराठा समाज को आरक्षण दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऑर्डिनेंस निकालिए। भाई इतना सब कुछ था आसान, तो आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो 2.5 साल सीएम थे, 2.5 साल आपकी सरकार थी, तब आपने कुछ किया नहीं। और आज आप ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे जादू की छड़ी घुमाए और सब कुछ हो जाए। उन्होंने जो इतनी मेहनत करके मराठा समाज को, मराठा लोगों को जो आरक्षण दिया था, उसको तो आपने गंवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। आप मतलब आपके निकम्मे की पन की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में केस हारी है महाराष्ट्र सरकार। उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय, उसके लिए माफी मांगने की बजाय आप बेतुके आरोप कर रहे हैं एकनाथ शिंदे पर और देवेंद्र फडणवीस पर। यह कहां की बात हुई? अरे सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि जब आप सत्ता में थे तब एक भी मोर्चा क्यों नहीं निकला?
जब आप सत्ता में थे तब किसी ने अनशन क्यों नहीं किया? और मैं बताऊं, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब ये लोग जो मोर्चा निकालते थे उसमें जो लड़कियां होती थी छोटी छोटी, वो क्या नारे लगाती थी? मतलब आरक्षण मांग रहे, तुम्हारी बीवी नहीं मांग रहे। ये देवेंद्र फडणवीस के लिए नारे लगते थे, चीफ मिनिस्टर के लिए। ऐसा नारा उद्धव ठाकरे के लिए नहीं लगा 2.5 साल में। सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसका जवाब शरद पवार को देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को देना चाहिए, और उस सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में जितने भी लोग शामिल थे, सबको इसका जवाब देना चाहिए। ये घटना जिस तरीके से हुई है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। अब चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम तो न्यायिक जांच भी बैठाने को तैयार हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और वहाँ के एसपी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके बावजूद जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि जनरल डायर कौन है उसको सामने लाया जाए, जनरल डायर को याद करते हुए भी इन लोगों को लाज नहीं आ रही है, और इसको अतिरेक पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में भी इनको कोई संकोच नजर नहीं आ रहा है। मतलब राजनीति का स्तर इतने निचले स्तर पर भी उतर सकता है। देखिए, संजय राउत का कोई स्तर नहीं है, ना उनका राजनीति में कोई स्तर है, ना पत्रकारिता में कोई उनका स्तर है। तो ये आप एक्सपेक्टेशंस ही अब हमने नहीं रखनी चाहिए कि संजय राउत विल टॉक सेंस। अब रही बात जनरल डायर की, एक सीधी सी बात है, लाठीचार्ज करनी है या नहीं करना है, या नहीं करना है, ये ग्राउंड की सिचुएशन देख के वहां का एसपी या वहां का पुलिस कमिश्नर वो डिसाइड करता है। उसके लिए मंत्रालय से या सरकार से या होम मिनिस्टर से परमिशन नहीं लगती। तो ये बात तो सरासर गलत है कि किसी ने मंत्रालय से फोन किया और वहां पर जो एसपी थे तुषार दोषी, जिनको अभी ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्होंने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया। ये बात सरासर गलत है। आज ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि मंत्रालय से किसने फोन किया, हम मतलब अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, जेल में भी थे 1 साल के करीब, वो आज ये बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी जानकारी है कि मंत्रालय से किसी ने वहां के एसपी को फोन किया और लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। क्या बात है! जब आप होम मिनिस्टर थे तब आपके नाक के नीचे क्या हो रहा था वो आपको पता नहीं चलता था कभी। आज आपको बाहर बैठ के सब पता चल रहा है, होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन वहां से फोन कर रहा है। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सब कुछ उनके हाथ में था। उनके 40 एमएलए उनकी नाक के नीचे से निकल करके सूरत के जरिए गुवाहाटी पहुंच गए, उनको पता नहीं चल रहा था मुख्यमंत्री रहते हुए। अब ये बाहर बैठ करके इस तरह के दावे कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब बातें हो रही है, ऐसा नहीं होता है। लाठीचार्ज का डिसीजन लोकल एसपी या लोकल पुलिस कमिश्नर लेता है सिचुएशन देख के, या जो भी वहां पे स्पॉट पे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा वो लेता है। फायरिंग अगर करनी है तब होम मिनिस्टर की परमिशन लगती है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, कुछ सालों पहले, मेरे ख्याल से 2007 या 2008 की बात, पुणे के पास, लोनावाला के पास मावळ करके एक जगह है, वहां पर पुलिस ने किसानों पे फायरिंग करी थी। कई सारे किसान उसमें मर भी गए थे, और फायरिंग ऐसी हुई थी कि भागते हुए किसानों के पीठ पे गोली मारी गई थी। आज सुप्रिया सुळे देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रही है, सब लोग देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रिया सुळे जी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आपके पिताजी सत्ता में थे तब जो हुआ, उन घटनाओं के लिए उन्होंने कितनी बार रिजाइन किया। मावळ की घटना एक है, 90s में नागपुर में एक घटना हुई थी, गोवारी, आदिवासी गोवारी समाज के लोग आए थे। शायद आपको पता हो कि महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन नागपुर में होता है।
तो वहां पे कई सारी संगठनाएं आती है, मोर्चे लेके आती है अपनी मांगों के लिए। गोवारी समाज के, आदिवासी गोवारी समाज के लोग भी आए थे अपनी मांगे लेने के लिए, मांगे लेकर। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, वो क्या चाहते थे कि ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर आए और हमसे मिले, हमारा जो भी मेमोरेंडम है वो स्वीकार करे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन उनसे मिलने के लिए ना ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर गए, ना चीफ मिनिस्टर गए, ना कोई और गया। उनपे लाठीचार्ज करवाया, 100 से ज्यादा बेकसूर आदिवासी गोवारी लोग मारे गए थे स्टैम्पीड में। शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे तब। उन लोगों को मिलने के बजाय वो नागपुर से सीधा फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ गए थे। और जो उसके बाद जब उनको पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उन्होंने सारा दोष आदिवासियों पे थोप दिया कि जिन्होंने मोर्चा निकाला था उनको यह पता नहीं था कि कहां किसको खड़ा करना है। मोर्चे के फ्रंट में उन्होंने औरतों और बच्चों को खड़ा कर दिया, पुलिस को देख के वो डर गए और भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गए, इसलिए लोग मर गए। ये एटीट्यूड है शरद पवार जी का किसी की मौत के बारे में। और आज वही इस सरकार से इस्तीफा मांग रहे, इस सरकार की आलोचना कर रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भाई मैं 4 साल खुद सीएम था, मैं 40 साल सत्ता में था, तब मैंने आरक्षण नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये इसका जवाब कौन देगा। और मजे की बात यह है कि एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो इनको ये सवाल पूछे। सब जाके माइक लेके खड़े हो जाते हैं सामने, जो बोलेंगे सुन के रिकॉर्ड करके चले आते, वही दिन भर चलाते रहते। ये सब पूरा मामला जो है, अब सरकार पे आरोप ये हो रहा है कि उन्होंने बेकसूर लोगों पे लाठीचार्ज किया, पैलेट गन्स चलाई, टीयर गैस छोड़ा। कई सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें लोग पुलिस को घेर के मार रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं पुलिस को। उसके बारे में क्या, 45 पुलिस अधिकारी और पुलिसमैन जख्मी हो गए हैं, उनका क्या, कईयों के सर फूट गए हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा। मेरी जानकारी यह है कि सबसे पहले पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जबकि इन घटनाओं के वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मेरे पास भी उसके वीडियो है। मैंने इस पे एक वीडियो भी किया था, लेकिन उसमें मैं चला नहीं पाया था वो वीडियो, क्योंकि उसमें इतनी गंदी गंदी गालियां दी है। औरतें गाली दे रही है, औरतें पुलिस को मार रही है। मेरे चैनल पे मैं उसको चला नहीं सकता, आप भी नहीं चला सकते, इतनी गंदी बातें उसमें है। लेकिन वो फैक्ट है, उसमें दिख रहा है कि 40-50 लोग मिलके 2 पुलिस वालों को घेर के बुरी तरह से मार रहे हैं। उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उसके बारे में शरद पवार कुछ बोल नहीं रहे। उनको अपनी राजनीति चमकानी है, सरकार की आलोचना करनी है, उससे ज्यादा उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है, इसलिए यह सब हो रहा है। अगर ये सत्ता में नहीं होते तो और 100 साल तक ये नहीं होता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस को बर्खास्त करने की मांग, उनसे इस्तीफे की मांग, उनके मंत्रालय से फोन आया, इस तरह की बेसिर पैर की अफवाहें, अजीत पवार चुप क्यों है पूरे प्रकरण पर, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सीएम और दोनों डीसीएम्स का, उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, इसलिए मैं घर में ही था, बाहर गया नहीं, इसलिए लोगों को कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूं कि आज अजीत पवार की जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन में अजीत पवार आज बात कर रहे थे, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बाहर आके एक स्टेटमेंट भी ना दे पाते। देखिए, बात दरअसल ये है कि अजीत पवार कुछ दिनों पहले तक शरद पवार के साथ थे, उनका कुछ तो पर्सनल डिस्प्यूट हो गया, पर्सनल एम्बिशंस उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको छोड़ के सत्ता में आ गए, एनडीए के साथ आ गए, अपने चाचा को छोड़ के। उसके बाद जो उन्होंने अपने लोगों का मीटिंग लिया था मुंबई में, उसमें उन्होंने शरद पवार की जम के आलोचना की, क्या क्या नहीं बताया लोगों को कि मुझसे ये करवाया, मुझसे वो करवाया, मेरे को ह्यूमिलेट किया।
ह्यूमिलिएट करने के लिए मुझे बेचते थे, बलि का बकरा बनाते थे। कब तक आप काम करते रहोगे, हमको चांस कब मिलेगा? मेरा सवाल यह है कि यदि आप अपने पर्सनल पॉलिटिकल फायदे के लिए चाचा की आलोचना कर सकते हैं, तो स्टेट के फायदे के लिए आप चाचा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आपकी तबीयत इतनी खराब तो डेफिनेटली नहीं थी कि आप एक स्टेटमेंट इशू ना कर पाते। अरे एक प्रेस रिलीज इशू कर देते यार। एक आज स्टेटमेंट देने में कौन सी बड़ी बात लगती है? मोबाइल पे आप वीडियो शूट करके 3 मिनट का व्हाट्सएप पे भेज सकते, भेज देते रिकॉर्ड करके मीडिया के पास, मीडिया दिखा देती। लेकिन आपने नहीं किया। आपके इंटेंशंस पे सवाल लग गया है। और ये मैंने मेरे वीडियो में भी ये सवाल उठाया है कि शरद पवार क्यों चुप है, सॉरी अजीत पवार क्यों चुप है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा ब्लेम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ले रहे थे। अजीत पवार सिर्फ बैठे थे बगल में, कुछ नहीं बोल रहे थे। इतना ही बोले कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 2-3 दिन बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अब मैं अपील करता हूं लोगों को कि ये सब ना करे, बसें ना जलाए, ये ना करे, वो ना करे। अरे आप जानते हैं इसके पीछे कौन है, ये किसका गेम है, इन लोगों को कौन उकसा रहा है? आप जानते हैं, मेरा दावा है। आप उसका नाम बताइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता में सिर्फ फायदे के लिए आप नहीं आए हैं। सत्ता में आए हैं तो पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा फायदा आप लोगे और जो भी नुकसान होगा वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे झेलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपकी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको सत्ता में लिया है, एक तरह से आप पे एहसान किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपके दिमाग में जो सवाल आया कि अजीत पवार क्यों नहीं कुछ कर रहे, ये मेरे दिमाग में भी आया था। मैंने भी मेरे वीडियो में सवाल पूछा है ये, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं दिया इन्होंने। बल्कि उन्हें तो देना चाहिए कि भाई मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूं, आपके पर्सनल फायदे के लिए आप शरद पवार की आलोचना कर सकते हैं, जो मन में आया, मतलब इतना कुछ बोल सकते हैं शरद पवार को। स्टेट के फायदे के लिए आप एक बात तो बता ही सकते हैं कि ये मराठा आंदोलन या मराठा रिजर्वेशन आरक्षण का आंदोलन है, उसको कौन हवा दे रहा है, ये भी बता देंगे, बहुत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गलती तो नहीं कर दी इनको सत्ता में ला करके और उप मुख्यमंत्री बना करके? कहीं प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ेगा बीजेपी नेतृत्व को? देखिए ये इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, डेफिनेट है। तो अब इसका जो भी होगा वो भाजपा देख लेगी, उनका डिसीजन है, उन्होंने इनको साथ में लिया है। अब क्यों लिया है, कैसी सिचुएशन में लिया है, उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है, ये तो अभी तक हमें पता नहीं चले। तो लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, फोन करके बोलते हैं, उनका मूड अगर मैं देखूं, मूड एनालाइज करूं, तो भाजपा के जो वोटर्स है उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और इसका चुनाव के टाइम पे इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। भले ही लोकसभा में कुछ नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में जरूर इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और भाजपा देख लेगी उनका जो करना है वो। अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और इस मुद्दे पर अंदर की बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, थैंक यू, नमस्कार।